गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं। IPS तिवारी फिजिक्स टीचर, मैं आपका अपनी कोचिंग क्लास की तरफ से स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोचिंग समिति के द्वारा आपको ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा दी गई है। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको चालक, कुचालक, अर्धचालक, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में बताया था। आज मैं उसी के आगे जो हमारा टॉपिक है तो अपन डिस्कस करेंगे कूलाम के नियम के बारे में कि कूलाम का नियम क्या होता है और इसे हम कैसे जनरेट करते हैं। इस वीडियो को आप बेहतरीन तरीके से देखिए। मैं इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताएंगे कि किसी भी नियम को बनाया कैसे जाता है। जैसे कि अपन लोग रटते हैं, रटना नहीं, यहाँ पे समझना है कि नियम को जनरेट कैसे किया जाता है। तो देखिए, इसका नाम कूलाम नियम क्यों रखा गया आपको पता है कि इस नियम का प्रतिपादन कहीं ना कहीं कूलाम ने किया होगा, क्योंकि हमारे जो फिजिक्स में नियम हैं वो सारे नियम किसी न किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखे गए हैं। जिस साइंटिस्ट ने जिस नियम को प्रतिपादित किया है, प्रोपाउंडेड किया है, उसी के नाम पर उसे कूलाम का नियम उसी के नाम पर रख दिया गया है। तो इसका नाम कूलाम का नियम दिया गया है। तो सीधी सी बात है, क्लियर दैट इस वैज्ञानिक का नाम क्या रहा होगा, कूलाम। तो ऐसे अपन कह सकते हैं कि सन 1785 में 1785, इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिएगा कि सन 1785 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक, इनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम। चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने आवेशों के बीच एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि इसे कूलाम का नियम क्यों कहा गया, तो आप बताएंगे कि इस नियम को सर्वप्रथम फर्स्टली प्रोपाउंडेड दैट 1785 चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम। चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने प्रतिपादित किया था। उन्हीं के नाम को सम्मान देने के लिए इसे रखा गया कूलाम का नियम। तो वही आपको समझ में आया होगा कि इसे कूलाम का नियम क्यों कहा गया, क्योंकि वैज्ञानिक जो थे उन्हें क्या कहा गया था, चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम। तो उन्हीं के नाम पर इसे रखा गया कूलाम का नियम। अब देखिए कूलाम का नियम होता क्या है। जो कूलाम का नियम अगर आपने देखा होगा तो कूलाम का नियम यह कहता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, मतलब कि अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स की जो वैल्यू होती है वह उनके परिमाणुओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझिएगा, मतलब इसको बाई फिगर समझेंगे। जैसे आपने बोला कि किन्हीं दो बिंदु आवेश, सपोज दैट आपके पास दो बिंदु आवेश हैं, एक का नाम Q1 है और दूसरे का नाम Q2 है। ये आपके पास दो बिंदु आवेश हैं। हमने क्या लिखा है, इसका नियम क्या बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेश हो गए, अब इनके बीच जो होता है तो जो लगने वाला बल होता है F, ये क्या होता है कि इनके परिमाणों के गुणनफल की, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड की क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म में कहा जाए तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, यानी कि इनका जो आपस में परिमाण होता है चार्ज का, यह आपस में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर हमने क्या लिखा है कि जो दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस स्मॉल r जो होती है, तो वह क्या होती है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कहा जाए तो या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। यानी कि अगर इसको नियम लिखना चाहें तो नियम अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान देंगे कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, आपको लिखा रहे हैं किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही जो है तो कूलाम का नियम है। लेकिन इसे अपन देखते हैं कि जनरेट कैसे करते हैं, इसके बाद इसको मैथमेटिकल फॉर्म में आपको भी प्रूफ करवाएंगे। तो कैसे ये नियम बनता है, तो किसी भी नियम को जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपके पास डाटा शीट होनी चाहिए। एक अपन डाटा शीट तैयार करते हैं, उस डाटा शीट में अपन जो वैल्यू होती हैं उसे पुट करेंगे और उस वैल्यू से जनरेट करेंगे नियम को
कि अपन किस कंडीशन में कह दिए कि वह उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और किस कंडीशन में अपन कह सकते हैं कि वह उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप देख पा रहे होंगे ये आपकी एक डाटा शीट हमने तैयार किया। इस डाटा शीट में मान लीजिए आपके इसमें जो अकॉर्डिंग टू लॉ फिगर्स है, इसमें देखिए क्या क्या दिखा गया। आपके पास चार्ज है Q1 और Q2, तो अपन यहाँ लिखेंगे ये आपका फर्स्ट चार्ज हो गया Q1, ये आपका सेकंड चार्ज हो गया Q2, ये आपका डिस्टेंस हो गया स्मॉल r, और ये आपका फोर्स हो गया F। अब अपन इसको अच्छे से समझिएगा। इसी के माध्यम से जो हमने बताया है कि किस कंडीशन में हमने बोल दिया कि वह उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और किस कंडीशन में हमने बोल दिया कि वह उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आइए अपन नियम पे चलते हैं और नियम को देख के बताएंगे कि किस कंडीशन में यह उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और किस कंडीशन में वह इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब मान लीजिए कि अपन के पास यहाँ पे चार्ज है, तो चार्ज को मान लेते हैं एक आंटी पे यहाँ पे कुछ अपन चार्ज पहले Q1 कुछ वैल्यू रखते हैं, फिर Q2 कुछ वैल्यू रखते हैं, फिर R की वैल्यू रखते हैं, और उसका F फोर्स के साथ क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मान लीजिए अपन जो चार्ज लेते हैं Q1, अगर चार्ज Q1 लेते हैं तो ध्यान दीजिए कि मान लीजिए हमने Q1 का मान लिया 3R, क्या लिया 3 टाइम लेते हैं, तो जो हमारा चार्ज Q2 है इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, Q2 आपका सेम रहेगा, R भी वही रहेगा। अब आपको जब चार्ज Q1 3 टाइम लेते हैं तो जो बल है तो बल भी उसके 3 टाइम के इक्वल होगा। यानी अगर Q1 का मान 3 टाइम है तो उसमें जो फोर्स लग रहा वह भी 3 टाइम हो गया, यानी कि दोनों का मान Q1 और F फोर्स का मान क्या होगा, इक्वल होगा। अब अगर सपोज दैट हम चार्ज लेते हैं 4 टाइम, 4 टाइम मतलब 4 बार लेते हैं, अगर 4 टाइम लेते हैं तो यहाँ पे भी जो आपका फोर्स होगा, फोर्स आपका क्या होगा, वह उसके 4 टाइम के इक्वल होगा, ना कि कम और ज़्यादा होगा। यानी कि Q1 का मान 3 टाइम तो फोर्स का मान भी 3 टाइम, Q1 का मान 4 टाइम, फोर्स का मान भी 4 टाइम। अब अगर अपन देखते हैं कि Q1 का मान 5 टाइम लेते हैं, 5 टाइम मीन्स 5 बार, अगर Q1 का मान 5 बार लेंगे तो आपका Q2 और R से छोड़ देते हैं, और F का मान है तो उसमें भी क्या होता है कि वह भी 5 टाइम हो जाता है। यानी कि दोनों के मास कंटिन्यू क्या हो रहे हैं कि आपस में बराबर हो रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं कि जो आपका Q1 है तो Q1 क्या होगा, F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब अपन देखते हैं चलिए कि F2 के लिए लेते हैं Q2 और F के बीच। तो अगर Q2 का मान अपन लेते हैं, मान लीजिए सपोज दैट Q2 का मान लेते हैं यहाँ पे 6 टाइम, Q2 का मान कितने बार ले रहे हैं, 6 टाइम लेते हैं, तो F का मान भी 6 टाइम ही रहेगा। फिर देखते हैं अपन Q2 का मान 7 टाइम लेते हैं, 7 टाइम, तो F का मान भी आपका 7 टाइम ही रहेगा। इसी प्रकार से अपन डाटा शीट को तैयार करते जाएंगे और इसे वेरीफाई कर पाएंगे कि किस कंडीशन में हमने इसको कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और किस कंडीशन पर ने कह दिया कि यह इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और अपन देख सकते हैं, मान लीजिए Q2 का मान हमने क्या ले लिया, 8 टाइम लेते हैं 8 बार। अगर 8 टाइम लेते हैं Q2 का मान तो फोर्स पुनः क्या हो जाएगा आपका 8 टाइम हो जाता है। यानी कि देख पा रहे हैं कि Q1 के साथ F के मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, नो चेंजिंग, एंड Q2 के साथ जो आपका चार्ज Q2 है तो Q2 के साथ भी इस चार्ज के साथ F में कोई परिवर्तन नहीं आया है, नो चेंजिंग ऑफ फोर्स। अब अपन देखते हैं कि इसी के साथ अगर हम मान लेते हैं R के लिए, तो अगर अपन R का मान, आप देख पा रहे हो डाटा शीट तैयार किया जा रहा है कि अगर अपन R का मान लेते हैं और R का मान हमने सपोज दैट ले लिया, R का मान हमने क्या लिया, अगर R का मान हम लेते हैं 3 टाइम, तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका Q1 और Q2 को छोड़ देंगे और R का मान लेंगे। तो R का मान अगर 3 टाइम लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/9 टाइम, 3 टाइम लेने पर 1/9 टाइम हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 4 टाइम R का मान लेते हैं तो इसका मान हो जाएगा 1/16 टाइम। और अगर इसको आगे अपन बढ़ाना चाहें तो अगर और आगे देखते हैं, एक सी डॉट कंप्लीट कर लेते हैं, तो अगर इसके हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर R का मान
1/2 टाइम, मतलब कि 1/2 बार लेते हैं तो आपका जो f का मान है तो f का मान क्या हो जाएगा 4 टाइम, क्योंकि यहाँ पे जो आपका r है तो वह इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा। तो अगर r का मान रखेंगे 3 टाइम तो 1/3 स्क्वायर तो 3 3 9, तो इसका मान आएगा 1/9। ये 4 टाइम लेंगे तो 1/r के स्थान रखेंगे 4 तो 1/4 स्क्वायर, 4 के स्क्वायर जाएगा 16 तो 1/16 टाइम। एंड जब 1/2 टाइम लेंगे तो अगर 1/2 टाइम लेंगे तो 1/1/2, 2 आपका ऊपर हो जाएगा तो 2/1 स्क्वायर तो आपको हो जाएगा 4 टाइम। तो इस प्रकार से हमने जो डाटा शीट तैयार करी, तो आप इस डाटा शीट के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारा नियम जनरेट होता है। तो आइए हम बात करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में कि नियम हमारा किस प्रकार से जनरेट हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, जो हमारा कूलाम का नियम है तो क्या बोलता है, कूलाम का नियम हमारा यही कह रहा है कि किन्हीं दो बिंदु आवेश के बीच, अब आपका दो बिंदु आवेश क्या है, Q1 है और एक आपका Q2 है, तो किन्हीं दो बिंदु आवेश के बीच जो लगने वाला F है तो क्या लिखाए हैं कि उनके परिमाण बोले तो Q1 Q2 स्मॉल या कैपिटल ले सकते हैं अपन। परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि f का जो मान है तो f के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो रहा कि जो f का मान होगा वही Q1 Q2 का मान होगा, तो इनमें कोई अंतर नहीं होता है। यानी कि डायरेक्टली मतलब होता है कि दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल रहेगी, जितना मान f का होगा वही मान Q1 का होगा, जितना मान f का होगा वही मान Q2 का होगा। तो अपन देखेंगे कि हमने जो डाटा शीट तैयार की है, इस डाटा शीट में आप देख पा रहे हैं कि Q1 का मान 3 टाइम तो f का मान भी 3 टाइम, Q1 का मान 4 टाइम तो f का मान 4 टाइम, Q1 का मान 5 टाइम तो f का मान 5 टाइम, यानी कि चार्ज Q1 और f के बीच कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से अगर अपन देखेंगे Q2 के बीच तो Q2 का मान 6 टाइम तो f का मान भी 6 टाइम, Q2 का मान 7 टाइम तो f का मान भी 7 टाइम, एंड Q2 का मान 8 टाइम तो f का मान भी 8 टाइम। यानी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे Q1 और Q2 का जो चार्ज है इसका मान f के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा, f के वैल्यू में f के मान में कोई परिवर्तन नहीं आ। इस प्रकार से अपन जो पहला नियम इसको जनरेट करके हमने बताया कि जो आपका f है तो वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 के होगा, यानी कि f का मान Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर हमने क्या लिखाया कि अब अपन देखेंगे, ध्यान देते हैं Q1 Q2 को छोड़ के हम बात करते हैं डिस्टेंस r के बारे में। जब डिस्टेंस r के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर r का डिस्टेंस क्या है 3 टाइम है तो जो आपका फोर्स है तो क्या आ जाता है 1/9 टाइम, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, मतलब उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। जब 4 टाइम लेते हैं तो 1/16 टाइम हो जाता है, और जब अपन 1/2 टाइम लेते हैं तो क्या हो जाता है 4 टाइम हो जाता है। अब अगर आप लिखना चाहें तो हम लिखा भी सकते हैं। अब आप इसके देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म जो हमने बताया इसको, तो इसी को देखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में किस प्रकार से हमारा लॉ जो है तो प्रूफ होता है। तो देखिए अपन इसे देख रहे हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन अगर लिखना चाहें तो। कथन हमने आपको लिखा दिया है, आपको मिल जाएगा वीडियो में लिखाया, आप लिख भी लीजिए। एक बार कहिए तो हम पुनः बोल देते हैं, उसी के आगे मैथमेटिकल करा देंगे। तो हमने क्या बताया है कूलाम के नियम में, इस कूलाम के नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ किन्हीं दो बिंदु आवेश के बीच, बिंदु आवेश समझ रहे होंगे, किन्हीं दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल जो है तो उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अपन इसी को आगे लिखेंगे कि लिखिए आप लोग आगे, यदि Q1 और Q2 इफ Q1 एंड Q2, यदि Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश, यदि Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं,
दो बिंदु आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थिर हैं तो और उनके मध्य लगने वाला बल स्मॉल f हो तो और उनके मध्य लगने वाला बल कैपिटल F हो तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम के अनुसार। तो अपन के यहाँ पे क्या लिखते हैं, कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार। अब आप देखिए, ध्यान दीजिए, हमने ऊपर बताया है कि जो पहले आपका F होता है तो क्या लिखाए हैं कि जो आपका यह F है तो क्या होता है कि इनके आवेशों के परिमाण के, यानी कि परिमाण क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अपन इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, मतलब कि जो आपका बल है यह चार्ज के परिमाण के, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अपन इसको बोल सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यह F जो है तो आवेश के परिमाण Q1 Q2 के अनुपाती होता है। इससे अपन क्या मानते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए लेट, फिर लिखेंगे तथा एंड आप कह सकते हैं कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे लिखाया भी है कि पहले जो चार्ज था तो उसके फोर्स के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, फिर जो है तो जो परिमाण है तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। अगर यहाँ तक आपका हो गया हो, नोट करिए, बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। तो आप इसके आगे लिखिए समीकरण 1 और 2 को मिलाकर लिखने पर, मतलब कि अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंबाइन कर देते। तो चलिए देखिए, इसको अपन लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को मिलाकर लिखने पर, समीकरण 1 और 2 को मिलाकर लिखने पर, दोनों को मिला के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे F कॉमन हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 r²। मतलब आपका जो F है तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 r²। आपने यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे हमने कैपिटल क्यों लिया है, तो यहाँ पे भी हम कैपिटल लेते हैं, जो फिगर मिलेंगे दोनों सेम होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे भी अपन क्या कर देते हैं कि कैपिटल Q1 और कैपिटल Q2 कर देते हैं, तो दोनों का मान क्या हो गया, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे तो आपका ये बनेगा। लेकिन आपका जो नियम है, इस नियम में पता है कि दोनों नियम क्या होते हैं कि जब नियम अपने आप में कंप्लीट तभी कहलाएगा जब उसके बीच सिंबल को हटाया जाएगा। तो सिंबल हटता है तो प्रत्येक कांस्टेंट के लिए कुछ न कुछ वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट वैल्यू है, इस कांस्टेंट वैल्यू के लिए क्या हो जाता है, F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 r²। ये आपका एक कूलाम का नियम बन गया। इसे मान लीजिए आप समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि जहाँ के एक अनुपातिक नियतांक है, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट वैल्यू है, तो लिखिए जहाँ के एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है तथा मापन की पद्धति पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार से जो हमारा कूलाम्स का नियम था तो लगभग आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसमें विभिन्न पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एसआई पद्धति में के का मान क्या होता है और सीजीएस पद्धति में के का मान क्या होता है। तो इसके लिए आपको दूसरा वीडियो दिया जाएगा, क्योंकि एक वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होने पर हो सकता है कि आप बोर हो सकते हैं, इसलिए मैंने इस नियम को डिटेल से समझाया है। ये बहुत ही मोस्ट चीज़ आपको होता है, डाटा शीट तैयार करके नियम कैसे बनाते हैं, इसको आप जरूर देखिएगा, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आई होप कि
आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, बट अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और साथ में कमेंट भी करें। अगर गुड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कम से कम बैड तो आप दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।